गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, इनकम टैक्स का टैक्सेशन का ही पॉइंट है। कल हमने डिस्कस कर लिया था आपका मीनिंग ऑफ एचपी, हाउस प्रॉपर्टी किसे कंसीडर करेंगे और किसे हम एचपी कंसीडर नहीं करेंगे। म्यूनसिपल टैक्स कब माइनस होता है, म्यूनसिपल टैक्स है क्या और कब उसको माइनस नहीं करते हैं, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो उसके कितने टाइप्स हम कंसीडर करने वाले हैं। उसमें से हमने कुछ ग्रॉस एनुअल वैल्यू का एक चार्ट देखा था। उस चार्ट को आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं एक बारी। उसमें था कि सबसे पहले जो था कि घर या तो हमने पूरे साल किराए पे चढ़ाया हो, फुल ईयर लेट आउट, तो उसमें 2 पॉइंट्स थे, अंडर आरसीए में आता हो या नॉट अंडर आरसीए। आरसीए मीन्स लैंड कंट्रोल एक्ट 1948 जो अमेंडमेंट हुआ बाद में 1992 में, ठीक है। उसके बाद था कि अगर हमने घर जो है वो कुछ टाइम खाली रखा हो, किराए पे चढ़ाया हो, कुछ टाइम खाली रहा हो, मतलब फुल ईयर लेट आउट ना हो, तो वैकेंसी प्लस लेट आउट। थर्ड पॉइंट था सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसके भी काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। सेल्फ ऑक्यूपाइड फुल हो सकता है, पोर्शन में हो सकता है, टाइम के अकॉर्डिंग हो सकता है, वैकेंट के साथ हो सकता है, लेट आउट के साथ हो सकता है। कुछ लास्ट पॉइंट था नॉट लेट आउट नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसकी हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसी से रिलेटेड होने वाला है, ग्रोथ एनुअल वैल्यू कैलकुलेशंस। एक तो वो सारे चार्ट को डिस्कस करेंगे, उसमें कौन कौन से टाइप की जीएवी हम कंसीडर करते हैं, कैसे निकालते हैं उनको सॉरी। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट रहेगा वो अनरिलाइज रेंट और रिलाइज रेंट की तरफ रहेगा। इसमें से जो 2 पॉइंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, उसी की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन, उसके बाद अनरिलाइज रेंट और रिलाइज रेंट। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर कब उनको माइनस या प्लस करते हैं। एरियर ऑफ रेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A क्या है और कितने टाइप की होती है, किस कौन कौन से खर्चे आते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर का या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑफ लोन कैलकुलेशन, ठीक है। तो हम एक एक करके जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। अभी पहला पॉइंट है जो वो है ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन, और उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन में मैं आपके लिए 2 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ, जिसमें 2 पॉइंट थे, एक तो नॉट अंडर आरसी और एक अंडर आरसी। अच्छा, कल हमने 4 टाइप्स की जो है वो वैल्यू कैलकुलेशन देख ली थी। 4 टाइप की वैल्यूज होती है आपकी, म्यूनसिपल वैल्यू, पेयर रेंटल वैल्यू या सिमिलर रेंटल वैल्यू। नेक्स्ट इज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, ARR शॉर्ट फॉर्म में हम इसको भी देखते हैं कैसे बोलते हैं, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या डी फैक्टो रेंट। और 4th टाइप था आपका स्टैंडर्ड रेंट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन में जो हमारा फर्स्ट ए पार्ट है वो है फुल ईयर लेट आउट। अगर आपने जो है वो पूरे साल अपनी बिल्डिंग को किराए पे चढ़ाया हो, ठीक है, आपका 12 महीने जो है वो लेट आउट किया हो, तो उसके 2 पार्ट थे हमारे पास, नोट अंडर आरसीए, आरसीए की फुल फॉर्म डिस्कस हो चुकी है, रेंट कंट्रोल एक्ट, और अंडर आरसीए, ठीक है। तो अगर हम नोट अंडर आरसीए करते हैं और अंडर आरसीए करते हैं तो कैसे कैसे स्टेप्स है, ये स्टेप्स के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। एक बताया था हमने म्यूनसिपल वैल्यू, दूसरा था आपका फेयर रेंटल वैल्यू, तीसरा था आपका एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, और चौथा था आपका स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू, ठीक है। ये 4 वैल्यूज़ है, आपको ये पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में मेंशन होगी, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, ये जरूर होगी ARR, क्योंकि किराए पे चढ़ाया है ना आपने फुल ईयर लेट आउट। तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल ये होगा ही होगा। म्यूनसिपल वैल्यू तब होती है जब कागजी डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होते हैं और उसमें मेंशन होता है। फेयर रेंटल वैल्यू सामने वाली बिल्डिंग को देखकर आप अपने घर का एस्टिमेशन लगाते हो। स्टैंडर्ड रेंटल वैल्यू ये सिर्फ होगा अंडर आरसीए में। अगर आपका क्वेश्चन अंडर आरसीए का है, आपको रिवर्स करके देख लेना है, मतलब अगर एसआरवी है तो वो अंडर आरसीए वाला क्वेश्चन है, या अगर अंडर आरसीए वाला क्वेश्चन है तो एसआरवी होगी ही होगी, ठीक है ना। तो पहले भी हम नोट अंडर आरसीए को कंसीडर करते हैं। आपके पास क्वेश्चन में 3 वैल्यू है, एमवी, एफआरवी और ARR, ठीक है। ये तीनों जो है आपको गिवन है, तीनों भी हो सकती है, ये तो जरूरी होगा ARR, इन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। तो हमारे पास इसमें स्टेप आता है कि हम GAV कैसे निकालेंगे। तो एक ही स्टेप है MV, FRV और ARR। इसमें ये अपने आप में 12-12 महीने के होंगे, 12-12 महीनों के। इनमें से जो हाईएस्ट होगा, विच एवर इज हाईएस्ट इज GAV, वो ही आपकी GAV है।
ठीक है। हाईएस्ट इज जीएवी, जैसे ये है 1 लाख रुपए, म्यूनसिपल वैल्यू जो है 1 लाख रुपए, फेयर रेंटल वैल्यू है 1,20,000 रुपए, और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आपको जो मिल रहा है वो 15,000 रुपये आपने किराए पे चढ़ा रखा है। एक घर को अपना पूरा बड़ा सारा घर है, उसको 15,000 रुपये मंथली रेंट पे चढ़ा रखा है आपने, और 12 महीने पूरा चढ़ा रखा है, तो आपके पास 1,80,000 रुपये। तो जो भी हाईएस्ट है वही जीएवी है, मतलब अगर आप जीएवी शुरू करें तो 1,80,000, बाई चांस से 10 हो जाता तो 1,20,000, फिर तो आप कोई भी ले लोगे 1,20,000 रुपये, ठीक है ना। और अगर सेम वैल्यू आ जाए तो फिर कोई भी ले सकते हैं। तो इट मीन्स आपका नॉट अंडर आरसीए में सिर्फ एक ही स्टेप से आपकी जीएवी निकल जाती है। ओनली वन स्टेप विल बी कैलकुलेट, ओनली वन स्टेप विल बी फॉलो फॉर द जीएवी कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अंडर आरसीए। ये थोड़ा ध्यान से समझना है। अंडर आरसीए में आपके पास म्यूनसिपल वैल्यू भी है, फेयर रेंटल वैल्यू भी है, एआरआर भी है, और एसआरवी भी है। ये तो होगा ही होगा। अब अंडर आरसीए है तो एसआरवी भी होगा ही होगा, ठीक है ना। हमें पहचान ही यही करनी है कि एसआरवी है तो क्वेश्चन अंडर आरसीए वाला है, और अगर फुल ईयर में बाकी अगर वैकेंसी के साथ एसआरवी हो तो कोई मतलब नहीं है, वो हम वैकेंसी वाले में डिस्कस करेंगे। फुल ईयर की आपको ये पहचान होनी चाहिए कि कौन सा आरसीए है और कौन सा नॉट अंडर आरसीए है। अगर फुल ईयर पूरे साल किराए पे चढ़ा रखा है, वैकेंसी नहीं दिख रखी क्वेश्चन में, तो आपको खुद ही मान लेना है कि पूरे साल आपने बिल्डिंग किराए पर दी है। अब अगर एसआरवी नहीं है तो वो एक स्टेप से जीएवी निकलेगी। अगर एसआरवी है तो डैट मीन्स आपके पास 3 स्टेप फॉलो होंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। तो यहाँ पे आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 विजिबल हो पा रहे हैं, स्टेप 3 जो है वो थोड़ा विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो इसको मैं एक बार रिमूव कर देते हैं, आपको आ जाएगा ये समझ। अंडर आरसीए, फुल ईयर लेट आउट अंडर आरसीए। तो मेरे पास ये चारों चीज़ें हैं। मैं इसको स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 में कंसीडर कर रहे हैं। अब विजिबल हो पा रहा है? यस, अब विजिबल हो रहा है हमारे पास। तो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 कहता है एमवी, एफआरवी और एआरआर जो हाईएस्ट है। इसका मतलब नॉट अंडर आरसीए का जो फर्स्ट स्टेप है उसी में जीएवी है, हाईएस्ट इज जीएवी। इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट जो है वो वैल्यू 1 है। जैसे मैथ्स में इक्वेशन करते थे, ये वैल्यू 1 है, वहाँ पे क्या होता है स्टेप 1 ही फॉलो होके वही जीएवी निकल जाती है, तो हाईएस्ट वैल्यू 1 है। उसके बाद एआरआर और एसआरवी, इनमें जो हाईएस्ट है वो आपके पास वैल्यू 2 है, ठीक है। एआरआर और एसआरवी जो हाईएस्ट है वो वैल्यू 2 है, और नेक्स्ट में वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में जो लोएस्ट है वो हमारे पास जीएवी है, ठीक है। एक एग्जांपल से सेट कर लेते हैं। बाई चांस ये विजिबल हो रहा है? यस। अब ये हमारे पास 1 लाख रुपए है, ये हमारे पास 1,20,000 रुपये है, ये हमारे पास 1,80,000 रुपये है, तो ये हमारे पास वैल्यू 1 आ गई। फिर ये 1,80,000 था और ये एसआरवी 2 लाख दे रखी है, तो इसमें हाईएस्ट ये वैल्यू 2 आ गई। फिर 1,80,000 और 2 लाख विच एवर इज लोएस्ट, ठीक है। तो 1,80,000 ये हमारे पास जीएवी है, ठीक है। ऐसे अगर सेम वैल्यू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोर्शन ऐसे ही चलाना है। यानी अंडर आरसीए में आपके पास 3 स्टेप्स के बाद जीएवी निकलती है, और नॉट अंडर आरसीए में आपके पास ओनली 1 स्टेप से ही जीएवी निकल जाती है। यही आपका हाईएस्ट जीएवी कंसीडर हो जाता है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जीएवी निकालना बहुत इजी है। बस जीएवी निकालते वक्त आपको क्वेश्चन को रीड करना है, और क्वेश्चन करते वक्त माइंड में ये रूल्स रखने हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेशन होगी। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक ही बारे में फुल क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, आपको पहले इसके छोटे छोटे पार्ट्स पता होने चाहिए। जैसे हम जब भी कोई जनरल एंट्री सीखते थे 11th-12th में हम पढ़ते हैं, तो जनरल एंट्रीज के बिहाफ पे हम क्वेश्चन सोल्विंग करना सीखते हैं। शुरू से तो हमें लेजर कॉस्टिंग नहीं आ जाती ना। सेम ऐसे ही जो हमारा इनकम टैक्स सब्जेक्ट है उसमें आप छोटे छोटे पोर्शन से कैलकुलेशन सीखेंगे। मतलब पहले कैसे ये निकाला जाता है, फिर कैसे ये किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो थोड़ा इनकम टैक्स वाइडर रूल्स में आ जाता है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है ए। सेकंड पॉइंट होता है हमारे पास बी, वैकेंसी प्लस लेट आउट। अगर क्वेश्चन में वैकेंसी गिवन है, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है या मेंशन है मिस्टर राम ने मिस्टर श्याम को जो घर दिया ना वो 1 अगस्त से दिया,
अब 1 अगस्त 2021 से दिया तो 31 मार्च 2022 तक रहा। इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने तो वो रहा ही नहीं, 8 महीने किराए पे रहा है। मीन्स आपको ऑटोमेटिक पता चल गया वो वैकेंसी है। मतलब उसने वो घर मिस्टर राम भी नहीं रहता, तो नहीं तो वो थर्ड केस में चला जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस वैकेंसी में चला, वो लेट आउट में चला जाएगा। वो केस नहीं, घर तो था सेपरेट बना रखा था कि लोगों को किराए पर देने के लिए ही बना रखा है, टेनेंट के लिए। बट कोई टेनेंट आ ही नहीं रहा था, वो घर बना के उसने छोड़ रखा था। तो जब कोई टेनेंट आया तो उस समय अगस्त का मंथ लग चुका था। तो सेकंड केस जो है वो है हमारे पास वैकेंसी प्लस लेट आउट या लेट आउट प्लस वैकेंसी, आप कैसे भी डिस्कस कर सकते हैं। पहले वैकेंसी थी फिर लेट आउट हुआ, या पहले लेट आउट था फिर घर छोड़ के चला गया वैकेंसी। नॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड आते ही हम थर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। अभी हम बी कैटेगरी पढ़ रहे हैं। घर जो है वो कुछ टाइम खाली रहा है और बाकी का टाइम वो किराए पे चढ़ा हुआ था। तो ऐसे केसेस में हमारे पास इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे मेन चीज एसआरवी का नो रोल। वैकेंसी वाले में एसआरवी हो या ना हो हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, एसआरवी से कोई मतलब नहीं है। मतलब एसआरवी को आप देखते ही इग्नोर कर दोगे। फुल ईयर में एसआरवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो अंडर आरसीए के अंदर है या नॉट अंडर आरसीए के अंदर है। अंडर आरसीए में 3 स्टेप और नॉट अंडर आरसीए में ओनली 1 स्टेप। लेकिन वैकेंसी यो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन देख लेना है कि कौन से महीने से किराए पे चढ़ना शुरू हुआ था और कौन से महीने तक किराए पे रहा। कुछ नहीं क्या रखा तो पूरे 12 महीने हैं। लेकिन अगर 1 महीना भी, 1 दिन भी, 2 दिन भी, 5 दिन भी स्किप है तो मीन्स आप फुल ईयर लेट आउट में नहीं आती हो। तो अगर एसआरवी क्वेश्चन में दे रखी है तो वो सिर्फ आपको पजल करने के लिए ही दे रखी है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे आपको। एसआरवी मेंशन है, क्वेश्चन में क्या रखा है, वो आया सितंबर में तो आगे के 5 महीने खाली, या फिर वो उसने जून में ज्वाइन किया तो आगे के 2-3 महीने खाली। इस टाइप से जो है अगर, या फिर वो पहले ही चला गया जनवरी में ही छोड़ के चला गया, 2 महीने खाली रहे, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पजल नहीं होना। एसआरवी का रोल कहीं नहीं है। एसआरवी का रोल ओनली फुल ईयर लेट आउट में है, ठीक है। तो एसआरवी का रोल नहीं है तो हमारे पास बची क्या, एमवी, एफआरवी और एआरआर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो होता है हमें 3 पार्ट डिस्कस करने। फुल ईयर में 2 पार्ट है, इसके 3 पार्ट है। एआरआर इज ऑलरेडी हाईएस्ट, ये इसकी हेडिंग्स है, उसके बाद आप समझ पाओगे। एआरआर इज ऑलरेडी हाईएस्ट। दूसरा, एआरआर की फुल फॉर्म आपको आती है, इसका दूसरा नाम डी फैक्टो रेंट है। एआरआर इज लोएस्ट इवन आफ्टर वैकेंसी। और तीसरा पार्ट, ARR इज लोएस्ट ड्यू टू अदर रीजन। वो अदर रीजन जो होंगे वो मनी रेंट रिलेटेड ही होंगे और कोई हो नहीं सकते। देखिए वैकेंसी है मीन्स 12 महीने तो किराए पे नहीं है। अब जो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू होती है और स्टैंडर्ड रेंट को तो हम इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो अगर वो भी होती है तो वो 12-12 महीने की ही होती है। एक ARR जो होता है वो कम ज़्यादा महीनों का हो जाता है। जितने महीने किराए पे चढ़ाओगे उतने महीने का तो प्राप्त होगा रेंट आपको। तो बाकी चीज़ों के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते, वो 12 मंथ्स के ही गिवन होते हैं, कभी मंथली गिवन नहीं होती। तो अगर आपका MV, FRV और ARR, एग्जाम्पल से ही समझा रही हूँ इसको, विदाउट एग्जाम्पल ही समझ नहीं आएंगे। MV जो है वो 12 महीने की आपके पास 1 लाख रुपए। FRV 12 महीने की आपके पास 1,20,000 रुपये। और ARR जो है वो 10 महीनों का है, 2 महीने जो है वो वैकेंट है, ठीक है। V मतलब वैकेंट है यहाँ पे। तो अगर वो 10 महीनों का है और उसने आपका 13,000 रुपये मंथली रेंट था तो गुना 10 करके 1,30,000 रुपये। मीन्स ये 12 महीनों के भी ज़्यादा नहीं हो पाए, ये ऑलरेडी 10 महीने का ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। ARR इज़ ऑलरेडी हाईएस्ट। अगर ARR जो है वो 12 महीनों के नहीं होने के बावजूद भी वो ऑलरेडी हाईएस्ट है तो ये ही GAV है। ARR इज़ GAV। कब, जब हमारे पास हाईएस्ट ARR इज़ GAV, ठीक है। जब हमारे पास 12 महीने की कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें ऑलरेडी 10 महीने का ही वो ज़्यादा मिल रहा है, मतलब वैकेंसी के बाद भी वो हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो हमारा वही GAV है, ARR ही GAV है। फर्स्ट में ये होता है, ठीक है। दोबारा इसको आप
करके देखिए, फिर आपको समझ जाएगा। अगर आपको 12 मंथ्स के दे रखे एमवी और एफआरवी, लेकिन एआरआर आपको ऑलरेडी कुछ महीनों का ही होने के कारण भी आपको ज़्यादा है, तो वही जीएवी है, उसको दोबारा से 12 महीने में कन्वर्ट नहीं करना है। विदाउट कंपेयर आप कन्वर्जन आप उसी को ही जीएवी कंसीडर कर सकते हैं। अब होता है कि अगर एआरआर जो है वो कम हो जाए, माइंड में बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि अगर ये कम होगा तो एक एग्जाम्पल से ही वही एमवी जो है 12 महीनों की 1 लाख रुपए है, एफआरवी जो है वो 12 महीनों की आपके पास 1,20,000 रुपये हैं, और एआरआर जो है वो हमारे पास जो है वो 6 महीनों का ही है या 8 महीनों का ही है, कुछ ऐसा ले लेते हैं। 13,000 रुपये ही रेंट है और 8 महीनों का ही है, तो 1,04,000 रुपये। अब वैसे तो दिखने में कम लग रहा है, ये तो काफ़ी कम लग रहा है, लेकिन ऐसे केसेस में हमें एआरआर को एक बारी 12 महीने का देख करके बना के देखना है, सिर्फ माइंड में, ठीक है ना। माइंड में एक बार करके देखना है सिर्फ कि अगर 13,000 रुपये अगर 12 महीने के हिसाब से मेरे को मिलते तो मुझे कितने मिल जाते, कितने मिल सकते थे, कितने मिल सकते थे, बट मिल ही तो नहीं रहे, ठीक है ना। एक बार ये इसको देख लीजिए, इतने मिल सकते थे। अगर मैं इसको 12 महीने का कंपेयर करती हूँ, इट मीन्स अगर मैं एआरआर को 13,000 इंटू 12 करके, ठीक है, 13,000 गुना 12 करके अगर मैं करती हूँ तो 1,56,000 जो है वो आ सकते थे। आए नहीं, बस ये माइंड में करना था ये, ठीक है ना। तो इसको आप अगर सिर्फ माइंड में भी करके देख लोगे जिसका मैथ अच्छा है, तो किसी कारण से आ नहीं पा रहे, उसका कारण क्या है, इवन आफ्टर वैकेंसी, सिर्फ वैकेंसी होने के कारण ही वो नहीं आ पा रहे। ऐसे केसेस में चाहे वो कम भी है ना, तब भी वही जीएवी है, एआरआर इज जीएवी, ठीक है। 2 कारण में एआरआर ही जीएवी होती है। कौन कौन से कारण, विदाउट कंपेयर, अगर पहले ही 12 महीने से कंपेयर करने की जरूरत है तब भी हाईएस्ट है, तब भी वही जीएवी है। 12 महीने के कंपेयर करने के बाद एआरआर ज़्यादा आ सकता है, पैसे ही कम आ रहा है, तब भी वही जीएवी है। अब तीसरा केस होता है 12 महीने से कंपेयर करके भी देख ले तब भी कम ही आ रहा है, तो इसका मतलब तो रेंट कम है ना, इसका मतलब तो मनी रेंट कम है। 12 महीने से कंपेयर करके देख ले तब भी वही कम आ रहा है। फॉर एग्जांपल म्यूनसिपल वैल्यू 12 महीने का वो 1 लाख विजिबल है, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। विजिबल है, एक 12 महीने का ही हमारे पास 1 लाख, ठीक है। एफआरवी हमारे पास 12 महीने का 1,20,000, और एआरआर जो है मेरे पास 10 महीने का और 8,000 रुपये के हिसाब से 80,000। वैसे तो कम लग रहा है, अभी बी केस में पढ़ा कि एक बार 12 महीने का कंपेयर कर लेते हैं, तो 12 महीने का किया, 12 8 96, अभी भी कमी है, ये तो वैसे भी कमी है। तो इस केसेस में हमें क्या करना है, ये तो माइंड वाला तो नहीं लगा सकते कि वैसे ज़्यादा आ सकता था, वो वाला केस तो नहीं है। तो फिर जो हाईएस्ट है इन तीनों में, अभी हमारे पास 1 लाख, 1,20,000 और 80,000, इनमें से जो हाईएस्ट उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट, जो क्या होगा हाईएस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, सी पार्ट इम्पॉर्टेंट में आता है हमारे, ठीक है, ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होता है। तो जो हाईएस्ट है हमारा उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। अब हाईएस्ट है हमारे पास, यहाँ कर देते हैं इस केस को, जो हाईएस्ट उसको एक्सपेक्टेड रेंट बोलेंगे। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है हमारे पास हाईएस्ट में आ गया 1,20,000, उसमें से माइनस करेंगे वैकेंसी रेंट, उसमें से माइनस करेंगे वैकेंसी रेंट। तो वैकेंसी रेंट कितना है, कितने महीने की वैकेंसी दिखाई हमने 10 महीने लिया था, इसका मतलब 2 महीने की वैकेंसी, और 1 महीने का रेंट 8,000 रुपये लिया था, तो 2 महीने का रेंट हो गया 16,000 रुपये। तो इसमें से ये 16,000 जो है माइनस कर देंगे, मीन्स एक्सपेक्टेड हाईएस्ट रेंट में से वैकेंसी रेंट को माइनस कर दोगे तो वो आपकी जीएवी आएगी। इंपॉर्टेंट रूल है, फॉर्मूला याद रखना है आपको। अगर हमारे पास एआरआर वैसे 12 महीने के कंपेयर करने के बाद भी लोएस्ट पड़ रहा है, तो उस केस में हमारे को एक नया रूल फॉलो करना पड़ता है, एक्सपेक्टेड रेंट माइनस वैकेंसी रेंट कंसीडर एज जीएवी। एक्सपेक्टेड रेंट आपको पास जो हाईएस्ट होगा उसे बोलोगे, वैकेंसी रेंट जितने महीने आपने किराए पे नहीं चढ़ा रखा, कितना किराया आपका नहीं मिल पा रहा आपको, वो उसको माइनस कर दीजिए। तो ये हमारे पास आ गया 1,04,000 रुपीज़, ये हमारे पास क्या होगी, जीएवी होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास कुल मिला के हमने 5 टाइप की जीएवी कंसीडर की है। फर्स्ट जीएवी थी आपकी नॉट अंडर आरसीए वाली, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू और एआरआर विच एवर इज हाईएस्ट। सेकंड थी आपकी अंडर आरसीए वाली, उसमें 3 स्टेप थे, म्यूनसिपल, फेयर रेंटल और एक्चुअल विच एवर इज हाईएस्ट वैल्यू 1, एआरआर और एसआरवी विच एवर इज हाईएस्ट वैल्यू 2,
वैल्यू 1 और वैल्यू 2 में लोएस्ट, कंसीडर एज GAV। ठीक है। दूसरा था वैकेंसी प्लस लेट आउट, कुछ टाइम आपने किराए पर दिया है, कुछ टाइम खाली है, कुछ टाइम खाली था फिर किराए पर दिए, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना है। पहली चीज़ तो वैकेंसी दिखते के साथ ही SRV हो क्वेश्चन में या ना हो, हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हमें इग्नोर करना ही करना है। अब ये वैकेंसी वाले में 3 टाइप के होते हैं। ARR पहले ही हाईएस्ट आ रहा हो, 12 महीने के कंपेयर करने के बिना ही हाईएस्ट आ रहा हो, मतलब अगर 10 महीने 6 महीने 7 महीने जितने भी टाइम आपने किराए पर चढ़ाया है वो ऑलरेडी आपको हाईएस्ट रेंट ही देखी जा रहा है, तो गुना कर लेना, जितने महीने किराए पर चढ़ाया है वही आपकी GAV है। सेकेंड, वैसे वो कम मिल रहा है रेंट में, लेकिन अगर हम 12 महीने से कंपेयर करते तो ज़्यादा मिल सकता था, तो ऐसे केसेस में मिल सकता था, वो सिर्फ माइंड में ही करना है, जो मिल रहा है वही GAV है। ठीक है। अगर ज़्यादा मिल सकता था तो हम उसको सोचेंगे मिला ही तो नहीं, फिर जो GAV है वो ARR ही, एक्चुअल ARR ही GAV है। थर्ड केसेस में आपने 12 महीने से कंपेयर करके भी देख लिया फिर भी आपका ARR लोएस्ट आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बच्चों को दिमाग में ये बार बार बदल करता है। आपने 12 महीने से कंपेयर करके देख लिया ARR को, तभी वो लोएस्ट है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, MB FRV और ARR जो भी आपका हाईएस्ट है उसको आप एक्सपेक्टेड रेंट बोलोगे, उसमें से माइनस करोगे वैकेंसी रेंट, जितने महीने आपका घर जो है फ्लैट जो है वो खाली रहा है उसको माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद जो एक नई वैल्यू आएगी जो आपके क्वेश्चन में नहीं दिख रही होगी आपको कहीं पे भी, वो आपका GAV कंसीडर है। ठीक है। ये पाँचों GAV हमें आनी चाहिए, ये पाँचों GAV हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ ऑक्यूपाइड की GAV हम बाद में कभी करेंगे, अभी के लिए आपको ये पाँचों टाइप की GAV आनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नया टॉपिक है ग्रॉस एनल वैल्यू के बाद हमने अभी स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स के नेम लिखे थे हमें वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद हमने लिखा था रियलाइज रेंट एंड अनरियलाइज रेंट। ठीक है ना, रियलाइज रेंट और अनरियलाइज रेंट क्या होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। फिर हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन, एरियर ऑफ रेंट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस करनी है। अब सबसे पहली बात आती है हमारे पास अनरियलाइज रेंट की। अनरियलाइज रेंट जैसे सबने बैड डेट्स सुन रखे हैं, बैड डेट्स मीन्स सेल की थी और किसी को आपने उधार पे माल दिया था बट उसके पैसे जो है आपको वो नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है अनरियलाइज रेंट। आपने सेल की थी और उसके पैसे जो है आपको रिसीव नहीं हो पा रहे हैं, मतलब डूब गए। जब भी मिलेंगे आप उसको बैड डेट्स रिकवर्ड बोलोगे। इससे में से ही आपने घर किराए पर दिया था, किराएदारी भी सही हो गई थी, किराया भी बन चुका था, बस फिर वो फॉल्ट कर गया, वो आपको किराया नहीं दे के गया। दैट मीन्स अनरियलाइज रेंट, ऐसा रेंट जो बन गया था, मिलने वाला था, बस मिला ही नहीं। तो हमने इसको क्वेश्चन की जो फॉर्मेट पढ़ा था कल, हमने सबसे पहले लिखा था GAV, उसमें से म्यूनसिपल टैक्स को माइनस करना है, ऐसा बता दिया था। उसके बाद था अगली माइनस करने वाली आइटम अनरियलाइज रेंट। तो कब अनरियलाइज रेंट आप माइनस करोगे, तो अनरियलाइज रेंट के लिए इसको 4 कंडीशन रूल सेटिस्फाइड होंगे तो आप इसको माइनस कर पाओगे। 4 कंडीशन रूल्स भी बोलते हैं, 4 कंडीशन पूरी हो पाएगी तभी हम जो है अनरियलाइज रेंट को माइनस कर पाएंगे आफ्टर म्यूनसिपल टैक्स इन द फॉर्मेट ऑफ HP कैलकुलेशन। तो फर्स्ट है टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड, टेनेंसी शुड बी बोनाफाइड। अब ये बोनाफाइड क्या है, ये थोड़ा अलग मीनिंग हो गया, लीगल। टेनेंसी शुड बी लीगल मीन्स आप जो भी आपके वास्तविक रूप में रह के गया हो, मतलब उसकी जो किराएदारी हो ना वो सच्ची हो, ऐसे झूठे एग्रीमेंट नहीं बनाने, वो तो रहता था छोड़ गया, इस टाइप से नहीं। यानी टेनेंसी वो सच में रह के गया हो, किराया नहीं दे के गया हो और चला गया हो। दूसरी चीज़, हाँ, इस समय वो घर खाली करके जा चुका हो, मतलब जिस समय आप उसकी छूट लेने की बात कर रहे हो ना अनरियलाइज रेंट, जिस समय आप रेंट कह रहे हो डूब गया, तो इस समय आपका जो हाउस है, हाउस शुड बी वेकेंट, शुड बी रिमेन वेकेंट। ठीक है ना, जो भी आपका घर है अब वेकेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिडक्शन, मतलब एट द टाइम ऑफ डिडक्शन। कोई नया किराएदार आएगा फिर तो आपको प्राप्त हो गया रेंट, उससे नहीं हुआ कोई, वो अगर छोड़ के चला गया उस टाइम का तो हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन मान के ये चलेंगे कि जो घर है उस किराएदार से, जो किराएदार रहता था उससे खाली हो चुका हो। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ डिडक्शन सेम टीनेंट से, क्योंकि आप नए टीनेंट से पुराने वाले का रेंट थोड़ी ना वसूल कर लोगे, तो सेम टीनेंट से आपका घर खाली हो चुका हो। इट मीन्स अगर वो किराएदार जो है अभी आपके घर में रहता है तो आपको छूट किस बात की, डर किस बात का, वो तो फिर दे देगा, आज नहीं तो कल दे देगा।
अभी तो रह रहा है हमारे घर पे, अभी तो उसकी टेनेंसी बनी हुई है, तो उस टेनेंट से वो जिस समय आप डिडक्शन के वाले अप्लाई कर रहे हो उस समय वो घर खाली हो चुका हो। थर्ड, आपके पास उसकी कोई भी प्रॉपर्टी एसेट्स होल्ड नहीं होनी चाहिए। नॉट होल्ड एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स, नॉट होल्ड एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ सेम टेनेंट। वही उस टेनेंट की आपकी कोई प्रॉपर्टी कोई एसेट्स जो है होल्ड नहीं करनी है। अगर आपने उसकी कोई प्रॉपर्टी कोई एसेट्स लाइक बाइक रख ली, स्कूटर की चाबी रख ली, या कोई उसका फर्नीचर वगैरह था वो आपने रख लिया, या कोई और उसकी एसेट्स गोल्ड कुछ भी किसी भी टाइप की चीज़ आपने उसके पास से अपने पास रख ली और वो घर छोड़ के चला गया, लेकिन आपके पास उसकी एसेट्स रह ही गई, फिर आप कैसे कह सकते हो कि किराया डूब गया, किराया डूब गया। आपके पास उसकी एसेट्स है तो सही, उसको बेच सकते हो, सेल कर सकते हो और उससे आप अपना किराया वसूल कर सकते हो। तो इसका मतलब आपके पास उसका कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आपको रिकवरी होने के चांसेस है, तो फिर आप छूट नहीं अप्लाई कर सकते। ये देखो, ये अनरियलाइज रेंट हमें इसकी 4 कंडीशन किसको पूरी करके दिखानी है? ITO को। ITO मीन्स इनकम टैक्स ऑफिसर। आजकल बड़ा नाम फेमस हो रही है इनकम टैक्स ऑफिसर्स के। आए दिन कांग्रेस की जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जो है वो रेड मारते रहते हैं, तो ITO सबको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स ऑफिसर्स को हमें सारी कंडीशंस जो है वो पूरी करके दिखानी है। और चौथी चीज़ जो है हमारे पास है, आपने ऑल लीगल एक्शन शुड बी टेकन बाय द, जो लैंडलॉर्ड है उसने सारे लीगल एक्शन करके देख लिए फॉर द रिकवरी, कि मेरे पैसे दे दो, किराएदार मेरे पैसे दे दो, बट जो किराएदार है उसने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मीन्स आपने सारे लीगल एक्शन ले लिए, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई इलीगल तरीके से नहीं, अनएथिकल तरीके से नहीं, पोलाइट वे से, एथिकल वे से सारे एक्शंस करके देख लिए हैं, फिर भी आपकी जो है वो रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो अब आप इनकम टैक्स ऑफिसर वाले को ये बिलीव दिखा सकते हो, मतलब बिलीव करा सकते हो कि देखिए सर, मैंने तो अपनी तरफ सारे एक्शंस किए और पॉजिटिव मैनर में किए, अब सच में मेरे पैसे नहीं मिल रहे, तो अब आप मुझे छूट दीजिए। जो मेरी इनकम मुझे प्राप्त हुई थी इस साल GAV जो हुई थी, उसमें से मेरे जो पिछले डूबे हुए रेंट है प्लीज़ वो मुझे घटाने दीजिए, मेरे को टैक्स नहीं देना इन पर, ठीक है। मेरी कुछ क्योंकि नुकसान हुआ है ना, एक तरीके से लॉस हुआ है, तो उस लॉस को कवर कर सकते हो, इसलिए माइनस करते हैं हम। तो ऑल लीगल एक्शन should be taken by landlord for recovery of rent। पॉजिटिव वे में, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव मैनर में होनी चाहिए, ठीक है, अनएथिकल वे नहीं होना चाहिए। अब सारे सब कुछ करके देख लिए, 4 कंडीशंस लिखी थी ना, 4 कंडीशंस, ये भी जस्टिफाई, ये भी जस्टिफाई, ये भी जस्टिफाई, ये भी जस्टिफाई। अब इनकम टैक्स ऑफिसर जो है बेचारा पिघल गया कि अरे इसके साथ तो सच में धोखा हुआ है, अब इसके साथ तो इसका तो बेचारे का लॉस है, इसका रेंट जो डूब गया, तो क्या कर सकता है, ये अपनी GAV में से इस रेंट को माइनस कर देगा। अच्छा, अनरियलाइज रेंट कभी भी सेम ईयर का और रियलाइज रेंट और अनरियलाइज कभी भी सेम ईयर का हो सकता है? नहीं, अकाउंट्स क्लोज होने के बाद ही पता चलता है कि वो रियलाइज रेंट है या अनरियलाइज रेंट है। तो अगर अनरियलाइज रेंट है तो इस साल मिला ही नहीं, या पिछले साल नहीं मिला था उसकी छूट आप इस साल ले रहे हो, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। तो इस साल का डूबा है आपका, और या फिर पिछले साल का आपको नहीं छूट ले पाए थे तो इस साल आप छूट ले रहे हो, ठीक है ना। तो अनरियलाइज रेंट और रियलाइज रेंट कभी भी सेम ईयर के नहीं होते। अनरियलाइज रेंट इस ईयर का होता है ज़्यादातर, इस साल आपने डूबाया है आपके पैसे, और रियलाइज रेंट होता है वो पिछले सालों का होता है, पिछले सालों का कभी डूबा हुआ है जो आपको मिल चुका होगा। तो अनरियलाइज रेंट जो होगा वो आपका प्रीवियस ईयर का होगा, और रियलाइज रेंट होंगे आपके पास्ट ईयर्स के, ठीक है। तो 4 कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो है हम अनरियलाइज रेंट को माइनस कर सकते हैं। अब इसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास, रियलाइज रेंट क्या होता है। अब रियलाइज रेंट मीन्स आपका कोई, अभी बताया पिछले साल कोई रेंट डूब गया था लेकिन इस साल वो रिकवर हो गया, जैसे बैड डेट्स रिकवर, कभी आपको बैड डेट्स हो गए थे लेकिन इंसॉल्वेंसी के कारण उसके पैसे डूब गए थे, बट बाद में देखा गया, क्वेश्चंस करते थे अकाउंट्स में तब ऐसे होता था, मिस्टर राम इंसॉल्वेंट, बट आफ्टर सम टाइम उस क्वेश्चन में लिखा होता था कि मिस्टर राम पे 40 पैसे इन 1 रुपीज़ फॉर एज सॉल्वेंसी एज 10,000 डेट्स, कि 10,000 रुपये के बदले में वो ऐसे करेगा कि 1 रुपये के बदले में 40 पैसे देगा, तो 10,000 के बदले में 4,000 रुपये देता था, ठीक है ना। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चंस में हमारे पास रियलाइज रेंट और अनरियलाइज रेंट सेम ईयर का हुआ है, इस साल का डूबा है। रियलाइज रेंट पिछले कभी किसी सालों के डूबे होंगे तो इस साल मिले होंगे। तो रियलाइज रेंट के लिए भी टॉपिक है,
कब उसे ऐड करना है और कब उसे माइनस करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है रियलाइज रेंट में, कब उसे माइनस नहीं सॉरी कब उसे ऐड करना है और कब उसे ऐड नहीं करना है। तो इसके दो रूल है हमारे पास। अनरियलाइज रेंट तो माइनस होता है म्यूनसिपल टैक्स के बाद, रियलाइज रेंट प्लस होता है आपका नीचे आके 70%, ठीक है ना। एरियर ऑफ रेंट और रियलाइज रेंट दोनों ही प्लस होते हैं, नीचे आके 70%। नीचे आने का मतलब पूरा फॉर्मेट खत्म होने के बाद लास्ट में जो प्लस होते हैं 70% एट द एंड। लेकिन कब, व्हेन, किस कंडीशन में प्लस होंगे और किस में नहीं होंगे। देखिए आपने पिछले साल जो है छूट ली थी, व्हेन इन पास्ट ईयर्स अनरियलाइज्ड रेंट अलाउड एज डिडक्शन। पिछले सालों में जिस सालों का वो रेंट डूबा हुआ था उस समय आपने अनरियलाइज्ड रेंट को घटाया था तो मतलब टैक्स देने से बच गए थे ना। अनरियलाइज्ड रेंट आपने क्या कर दिया था, माइनस कर लिया था, अलाउड एज डिडक्शन। 4 कंडीशन पूरी हुई होगी, कोई भी साल का हो सकता है, पिछले कोई भी पास्ट ईयर्स का, तो आपने सब घटाया था, तब घटाया था, इट मीन्स आपने तब टैक्स नहीं दिया था, वो इनकम आपने माइनस कर ली थी कि वो मिली ही नहीं मुझे। तो अब जब भी मिलेगा आपको व्हेन रिसीव, जिस भी साल मिलेगा, जैसे मैं बात करूँ इस साल मिल रहा है मुझे, तो 70% टैक्सेबल, 70% टैक्सेबल, ठीक है ना। जब भी मिलेगा उस साल आपका 70% टैक्सेबल का मतलब ऐड हो जाएगा। लेकिन व्हेन इन पास्ट ईयर्स, आपके पास्ट ईयर्स में है अनरियलाइज्ड रेंट नॉट अलाउड बाय ITO एज डिडक्शन। ITO ऑफिसर ने आपकी 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं पाई थी, तो उसने आपको नहीं घटाने दिया था, आपको उसने अपना लॉस, आपका लॉस नहीं घटाने दिया था, तो आपको तो बेचारा जो इनकम नहीं भी मिली थी उससे भी टैक्स पे करी आए थे। तो अब जब भी मिलेगा व्हेन रिसीव्ड, जब भी आपको प्राप्त होएगा, एग्जेम्प्ट, एंजॉय करिए उस रेंट का, क्योंकि पहले आप टैक्स दे चुके बिना फालतू में, तो अब आपके लिए वो रियलाइज्ड रेंट जो है वो एग्जेम्प्ट है। सेम ऐसे ही रिकवर ऑफ रेंट होता है, रिकवर या एरियर ऑफ रेंट। वैसे एरियर ऑफ रेंट तो डूबा हुआ रेंट है, ये तो हमेशा 70% टैक्सेबल होगा, ठीक है। एरियर ऑफ रेंट जो है वो डूबा हुआ नहीं, सॉरी डूबा हुआ तो वो था, एरियर ऑफ रेंट रुका हुआ रेंट है, कभी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था तो अब मिल गया, जब भी मिलेगा वो 70% टैक्सेबल। रियलाइज रेंट के कंडीशंस में आपको अलाउड एस डिडक्शन और नॉट अलाउड एस डिडक्शन देखना है। डिसअलाउड हो सकता है वर्ड, नॉट अलाउड की जगह डिसअलाउड भी हो सकता है। अगर ITO ने पहले परमिशन दी थी घटाने की तो अब मिलेगा तो 70% टैक्स पे करोगे, ITO ने पहले परमिशन नहीं दी थी तो पहले टैक्स पे कर चुके हो, तो अब मिलेगा तो आप एंजॉय करोगे, मतलब एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रियलाइज रेंट का टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, हमारे 3 टॉपिक डिस्कस हो गए, GAV की कैलकुलेशंस, उसके बाद अनरियलाइज रेंट और रियलाइज रेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 30% स्टैंडर्ड डिडक्शंस। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या आता है, अंडर सेक्शन 24A 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखिए आपको बताया था, एक छोटा सा फॉर्मेट ले रहे हैं हम, GAV था, लेस किया था आपने म्यूनसिपल टैक्स, फिर लेस किया था आपने अनरियलाइज रेंट, ठीक है। फिर आपके पास आया था NAV, बिना कहे जो है वो 30% घटाना ही घटाना है अंडर सेक्शन 24A में, 30% ऑफ NAV का। तो जो इसका है उसका 30% बिना कहे आपको घटाना ही घटाना है, ठीक है। और एक था आपके पास 24B इंटरेस्ट ऑफ लोन का, ये भी कर रहे हैं हम। तो ये घटाने के बाद आपके पास आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें आप रियलाइज हो या एरियर हो उसका 70% जो है वो जोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका इनकम टैक्सेबल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इसको एक एग्जाम्पल से देख लेंगे। पहले 30% में आते क्या है, सारे रिपेयर के खर्चे, मतलब वाइट वॉश के खर्चे, मतलब घर के ऑल एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो आप घर को रिनोवेट करने में, घर को सही करने में, घर को डेकोरेट करने में जो भी आप खर्चे कर रहे हो, अपने खुद के खर्चे जो कर रहे हो, अब वो 30% NAV का लेना है। अब वो 30% NAV का अगर 1 लाख रुपये आया है, 2 लाख रुपये आया है, 5 लाख आया है, 5,000 आया है, 500 रुपये आया है, कुछ भी हो हमें वही लेना है। एक्चुअल खर्चे से कोई मतलब नहीं है, एक्चुअल में चाहे आपने बहुत ज़्यादा किए हो, एक्चुअल में चाहे आपने बहुत कम किए हो, नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सिर्फ ओनली आपको क्या लेना है, 30% ऑफ NAV, ठीक है। 30% ऑफ NAV को ही फॉलो करके चलना है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती है आपकी। एक क्वेश्चन हम बाद में ही करेंगे भी, अभी सबसे पहले हम
एक छोटा सा नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़रूर उसका नाम छोटा सा है लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना आप क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाएंगे। उस टॉपिक का कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़रूरी है। तो वो टॉपिक है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए जो है एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं कि ताकि उसी को वो क्वेश्चन में आप सोल्व करना सीख पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना कि आपको याद रखना है, अभी के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अभी आपने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए। जीएबी के 5 टाइप्स, अंडर आरसीए, नॉट अंडर आरसीए, एआर इज ऑलरेडी हाईएस्ट, एआर इज लोएस्ट ड्यू टू वैकेंसी, एआरआर इज लोएस्ट ड्यू टू मनी रीजंस। ठीक है, अनरिलाइज रेंट 4 कंडीशंस के साथ, रिलाइज रेंट कब घटता है, कब जुड़ता है और कब नहीं जुड़ता, एरियर ऑफ रेंट ऑलवेज 70% आपका ऐड होएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलवेज माइनस होएगी, एनएवी का 30%, एनएवी जीरो नहीं होनी चाहिए, एनएवी नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, एनएवी नेगेटिव में नहीं घटता और एनएवी जीरो में नहीं घटता, अदरवाइज 30% एनएवी का घटता ही घटता है। अब जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटरेस्ट ऑफ लोन। तो इंटरेस्ट ऑफ लोन या तो इसी वीडियो के साथ ही मर्ज हो जाएगी या जो है वो सेपरेट अलग से वीडियो रहेगी। अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही कीजिए।